हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको डिफरेंट चैप्टर से मिलेंगे। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कैश फ्लो है उसका जो हम उसका स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो कि कैश फ्लो से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं: फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो देखिए, जब हम फाइनेंस करेंगे कहीं पे या फिर फाइनेंस रेस करेंगे तब भी हमारा कैश का फ्लो होगा। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे वहाँ भी हमारा कैश फ्लो होगा, और जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे वहाँ भी हमारा कैश का फ्लो होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, in cash flows when a firm invests in fixed assets and short-term financial statements result in इन्वेस्टमेंट्स रिजल्ट इन, यानी कि अब कैश फ्लो में जब हमारी फर्म इन्वेस्ट करती है फिक्स असेट्स में और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, तो उसका क्या मतलब होता है। हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगी इक्विटी, इंक्रीज होंगी हमारी लाइबिलिटीज, डिक्रीज कैश होगा या फिर इंक्रीज कैश होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें कैश फ्लोज की, जहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स असेट्स में। तो यहाँ पर जब हम फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फिक्स असेट्स तो हमारा बढ़ जाएगा, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी ये दोनों एक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारे कैश है वो उसमें डिक्रीजमेंट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ फर्म दैट इश्यूज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड्स रिजल्ट इन, यानी कि एक फर्म जो कि इशू करती है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को फंड्स को रेज करने के लिए, तो उसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड, जब कोई भी कंपनी फंड्स को रेज करने के लिए स्टॉक एंड बॉन्ड इशू कर रही है तो रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज कैश, इंक्रीज इक्विटी या फिर इंक्रीज लायबिलिटीज। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ, क्योंकि हम स्टॉक और बॉन्ड्स रेज करेंगे तो वहाँ पे हमें कैश मिलेगा जिससे हमारा इंक्रीजमेंट होगा कैश का। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द परचेज वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज्ड एज। अब हमें यहाँ देखना है कि अगर कोई भी असेट्स की परचेज वैल्यू ज़्यादा है उसकी सर्विसेबल लाइफ से, तो वो किस में कैटेगराइज की जाएगी, एप्रिशिएटेड लाइबिलिटीज, एप्रिशिएटेड असेट्स, डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वो हमारा कहलाता है डेप्रिसिएशन। परचेज वैल्यू ज़्यादा है और सर्विसेबल लाइफ कम है तो हम उसको डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो हमारी डेप्रिसिएशन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। अब जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा फाइनेंशियल का, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, या नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू। अब जो कैश फ्लो होता है, जब हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, या फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हम 3 एक्टिविटीज़ मेनली इसमें इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। बाकी की जो है वो एक अदर पर्पस हो गया, लेकिन जो मेन पर्पस है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग वो होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन हमारे इनमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अ फाइनेंशियल एक्टिविटी है। कैश फ्लो का जो एग्जांपल है फाइनेंशियल एक्टिविटी से वो कौन सा होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, या परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम कैश फ्लो एग्जांपल की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर। तो देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड में फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है हमारी,
रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड में भी हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर में भी नहीं है। जबकि अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करें तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से हो रही हैं, परचेस ऑफ फिक्स एसेट से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जी, अब कैश फ्लो का एग्जाम्पल हमें अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर कैश, या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब हम नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के द्वारा एक किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो एग्जांपल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑप्शंस देखिए, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय अ बैंक, या फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय अ बैंक। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच आइटम्स कम अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स है फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमारे इंक्लूड होंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबव पेड। यानी कि देखिए फ्रेंड्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर हमारे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, इंटरेस्ट पेड भी आएगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसलिए यहाँ पूरा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी। अब ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमारा क्या एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, बैलेंस शीट के बैलेंसेस को, लेजर अकाउंट के बैलेंस को, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बैलेंस को, या फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस को। फ्रेंड्स इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, आपको अगर पता है कि ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है, किसके बाद प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कौन सा अकाउंट है उसको प्रिपेयर करने के बाद, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं जर्नल, फिर आता है लेजर, फिर आता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाएंगे, जब हम लेजर की एक्यूरेसी को चेक करेंगे कि वो जो लेजर हमने प्रिपेयर किया है वो सही है या नहीं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली डिलीटेड विल इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर यह है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली डिलीट हो रहा है तो क्या ये इफेक्ट करेगा बैलेंस पर, ट्रायल बैलेंस पर। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपने देखा कि वो कम्प्लीटली आपने डिलीट हो गया है, ऑप्शंस हैं नो, यस, अ ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी ओमिटेड, तीन ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स इसका असर हमारा ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि आपने देखा हो ट्रायल बैलेंस में एक और फंक्शन होता है, अगर बैलेंस मैच नहीं होता है तो हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख के डाल देते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट निकल कर आया है वो सही है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट लिख कर उसको मैच कर देंगे आंसर्स को। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर में क्या चीज़ यूज़ की जाती है, स्पेशलाइज्ड जर्नल, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट, या फिर जर्नल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर की। तो अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था तो आप इजीली बता सकते हैं, ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें लेजर अकाउंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर लेजर अकाउंट नहीं होगा तो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस यूज्ड। अब ट्रायल बैलेंस का क्या यूज है, ये इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अ बैलेंस शीट, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल, या फिर इट रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। तो देखिए फ्रेंड ट्रायल बैलेंस के यूज़ की बात करें तो ट्रायल बैलेंस ना ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना ही बैलेंस शीट के रिकॉर्ड को करता है, ना ही हमारी अकाउंटिंग साइकिल में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन देता है। ये सिर्फ हमारा
एक रिकॉर्ड रखता है जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस को, उनको मैच करने के लिए, उनको देखने के लिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इट रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस देन द ट्रायल बैलेंस मीन्स, यानी कि जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होगा। ऑप्शंस हैं, अकाउंट बैलेंस आर करेक्ट यानी कि अकाउंट बैलेंस हमारे सही है, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स होगा, नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स यानी कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है रिकॉर्ड करने में ट्रांजेक्शन्स के, या फिर नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट यानी कि लेजर अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज की तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेबिट और क्रेडिट हमारा सेम है तो ये हमें बताता है कि मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, इस फॉर्मूले को इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं तो ये हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई ऐसा आइटम हमने नहीं लिखा हो जो कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों में होना था, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें नहीं पता चलेगा, करेक्टली मैच है ये भी हमें नहीं पता चलेगा। और लेज़र में हमने अकाउंटिंग की सही पोस्टिंग की है ये भी हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही हमने गलत कर दिया, वो बस आंसर मैच कर दिया हो उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता नहीं चलेंगी, ये सिर्फ हमें ये वाले कॉन्सेप्ट को बता देगा कि हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमारे इक्वल होते हैं असेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। अब ट्रायल बैलेंस जो है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, एट द एंड ऑफ अ ईयर यानी कि ईयर के एंड में, फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, या फिर एट द एंड ऑफ अ मंथ। तो ट्रायल बैलेंस के यहाँ पे प्रिपरेशन की बात आ रही है तो ये एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम्स इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। अब इसमें से कौन सा आइटम है जो कि ट्रायल बैलेंस को के एग्रीमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट, डिपॉजिट इन ट्रांसिट, कंपनसेटिंग एरर्स, कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, या फिर पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो एग्रीमेंट है वो हमारा इन्फ्लुएंस करता है पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे मैच करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस इक्वल हो, द ट्रायल बैलेंस चेक एंड शोज इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट देयर वर नो एरर्स मेड ड्यूरिंग पोस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग, यानी कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस और का जो क्रेडिट बैलेंस है और जो हमारा डेबिट बैलेंस है इक्वल है, तो ये हमें ये चेक करके देता है। साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे किसी तरह की कोई भी एरर नहीं हुई है पोस्टिंग करने में, रिकॉर्ड करने में। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलेंगी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, एरर ऑफ कमीशन, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, या फिर ओमिशंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी से हम देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी के थ्रू ही ये हमारे ये बता पाएगा कि क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारे इक्वल हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड का बैलेंस हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो ये हमारा अर्थमेटिक एक्यूरेसी के थ्रू बता सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विथ नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा नॉर्मल बैलेंस की बात करें तो हमें शो होता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, रेंट इनकम अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कैश अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में मोस्टली शो किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विथ नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। अब ट्रायल बैलेंस में कौन सा अकाउंट है जो नॉर्मल बैलेंस के साथ रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, या फिर एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है क्रेडिट साइड की, तो देखिए कैश अकाउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमने अभी डेबिट साइड की बात की थी। अगर हम बात करें तो एक्रूअल एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा राइट आंसर होगा, ये हमेशा क्रेडिट साइड में हमारा रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्मल बैलेंस के साथ। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, आपको ये बताना है।
अगर आपने कॉस्ट का मीनिंग पता है आपको, अगर आपको इसका फीचर्स पता है तो आप इसको थ्रू भी बता सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, कॉस्ट असरटेनमेंट, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट, प्रॉफिट एनालिसिस। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जो कॉस्ट का जो डायरेक्ट अगर हम देखें, जो मेन प्राइमरी फंक्शन है कॉस्ट का, वो होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कि कॉस्ट को एसरटेन करना, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे देखना कि उस पूरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, और आप उसके जो भी आपने उस पर एक्सपेंस किया है, आप ऐसे कितनी कॉस्ट चार्ज करोगे कि आपको बेनिफिट भी हो जाए। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट को एसरटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जबकि बी, सी एंड डी हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच फर्म। अब जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो अप्रोप्रिएट है किस फर्म के लिए, हमें ये बताना है। ब्रिकलेइंग फर्म्स, ट्रांसपोर्ट फर्म्स, हॉस्पिटल्स या ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। तो देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। ब्रिकलेइंग फर्म में डिफरेंट प्रोसेस नहीं होती हैं, ट्रांसपोर्ट फर्म्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स की, तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। पहले जो ऑयल होता है उसको काफ़ी प्रोसेस में हम उनको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, जब तक वो बिल्कुल प्योर नहीं हो जाता। यानी कि डिफरेंट प्रोसेस हुई, तब हम हमारे पास जो जो बेस्ट आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या होगा, बहुत सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद निकल कर आएगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन हाउ मैनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन, यानी कि कितनी तरह से हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन को कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 वेज से, 2 वेज से, 4 वेज से या फिर मैनी वेज से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये पढ़ा होगा, जब आपने कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे डिफरेंट क्लैरिफिकेशंस दिए होते हैं कि आप कॉस्ट को कितने टाइप्स में डिफाइन कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर 2, 3 या 4 तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉस्ट को कर सकते हो, जैसे कि इंटरनल कॉस्ट हो गई, एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई, आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैनी वेज। ठीक है, आप उसको कैसे भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई, तो डिफरेंट वेज है, यानी कि एक्टिविटी के बेसिस पे आपने उसको कर दिया, फंक्शन के बेसिस पे आपने कर दिया, या फिर प्रोडक्ट से कंसर्न है उससे रिलेटेड कर दिया, जैसे कि ये प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट रिलेटेड है तो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। तो आप डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप उसका क्लासिफिकेशन जो भी है वो आप पूरा प्रोसेस आपको पता है, या फिर आप कोई और नया तरीका आपको पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये टाइप्स होते हैं, इन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। अब हमें यहाँ बताना है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है इनकर्ड होती है जब हम किसी भी कंपनी को क्लोज करते हैं, शट डाउन करते हैं। ठीक है, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट। यहाँ पे क्लोजिंग की बात की जा रही है। ठीक है, परमानेंट है, क्लोजिंग कर रहे हैं आप किसी भी कंपनी को, तो वहां पे इनकर्ड कौन सी कॉस्ट होगी। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शट डाउन कॉस्ट, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया है तो वहां पे शट डाउन कॉस्ट आएगी। संक कॉस्ट वो होती है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संक कॉस्ट कहलाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो हमारी प्रीवियस टाइम से रिलेटेड होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हमारी इससे रिलेटेड नहीं आएगी जब हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल्सो नोन एज। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जाना जाता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस या फिर मेजर एक्सपेंसेस। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम अगर बात करें, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता दूंगी, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका राइट आंसर आपको पता है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा।
एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके ऊपर छोड़ूं, जिससे कि आप, अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर करें, नहीं पता है तो आप उसको गूगल करके करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता होता है और हम तभी उसको गूगल करते हैं तो वो ऑल टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, वेयरहाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट। अब वेयरहाउस रेंट जो है वो हमारे किस कॉस्ट का पार्ट है? प्रोडक्शन कॉस्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट का, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेयरहाउस की बात की जा रही है, तो वेयरहाउस हमारा किससे कंसर्न होता है? ये हमारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। जो हम जो भी हमारा माल है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, जो भी हमारी पार्टी है उसको, तो वहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया जाता है, क्योंकि हम अपना जो भी रेंट आ रहा है हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि उसके प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंडर? यानी कि टेंडर क्या है? एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स, या फिर एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस? तो अब यहाँ पे बताना है कि टेंडर प्राइस जो होता है वो हमारा किससे कंसर्न होता है। तो फ्रेंड टेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक टेंडर जो होता है उसमें कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं होता है, ना कि प्रॉफिट का, ना ही यूनिट का। इसके अंदर होता है हमारे सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज। अब जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये हमारी उसके पूरे टोटल को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्राइम कॉस्ट, या फिर वर्क कॉस्ट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट की बात आई है, तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के जितना भी बैलेंस होता है उस पूरे टोटल को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें से कौन सा आइटम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जा रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप यहाँ पर देखिए हम क्या चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से कंसर्न है, कॉस्टिंग की बात कर रही है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये हमारी अकाउंटिंग की कोई भी हमारी ब्रांच हो सब में काम आएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग की ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, ये आप सबको पता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई हमारी, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या? प्रॉफिट शेयरिंग। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग। अब जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किस तरह की कॉस्टिंग को इंक्लूड करती है? मल्टीपल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, या फिर बैच कॉस्टिंग? तो फ्रेंड टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो अपने यहाँ जो कॉस्टिंग मेथड यूज करती है उसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। आपको ये क्वेश्चंस हिंदी में चाहिए तो फ्रेंड्स हिंदी के लिए भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल है। आप, मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगी, या फिर आप टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं इसके जस्ट बाद या जस्ट पहले आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो टाइम आप देख लीजिएगा अपना चैनल पे जाके। और फ्रेंड्स कल भी मैंने एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी पे मैंने वो पोस्ट करी थी कि मैं दोनों में अपलोड करूंगी। फिर भी जो मेरी इंग्लिश की वीडियो थी उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ये वीडियो में हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए। जबकि फ्रेंड्स मैंने हिंदी में उससे ठीक 1 घंटे पहले हिंदी में उसी क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया था। तो प्लीज आप एक बार उससे पहले की या उसके थोड़े बाद की वीडियो देख लिया कीजिए। ऊपर मैंने उसमें थंबनेल में बहुत अच्छे से बड़े बड़े फॉन्ट में एक्सप्लेन भी किया था कि ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो प्लीज आप देख लिया करिए, क्योंकि अब मैं आपको इंग्लिश में जो भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी वही क्वेश्चंस हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस इंग्लिश वाली वीडियो में अलग है और हिंदी वाली वीडियो में अलग है। दोनों वीडियो में क्वेश्चन सेम रहेंगे, जिससे कि जो इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी सॉल्व करें। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहेगा कि हिंदी वाली वीडियो में क्वेश्चन अलग हैं और इंग्लिश वाली में अलग हैं। दोनों वीडियो में सेम क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही साथ दोनों का जो टाइम है वो 1 घंटे का होगा, डिफरेंस दोनों में। मैं कोशिश करूंगी कि पहले हिंदी की ही वीडियो अपलोड करूं, लेकिन अगर कभी टाइम के अकॉर्डिंग या नेटवर्क प्रॉब्लम है उस वजह से अगर कभी इंग्लिश की वीडियो मैं पहले डालती हूं तो आप 1 घंटे बाद हिंदी की वीडियो देख लिया करिए। और फ्रेंड्स कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट सेक्शन में
उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदी में नहीं दूंगी, हिंदी में भी वो वीडियो होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो आप दोनों देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे मेरी फेसबुक आईडी पर या फिर मेरी जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेरी अपनी वहाँ भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।